मैंने सोचा था ये एक नॉर्मल फ्लाइट होगी, बस 5-6 घंटे में लैंड कर जाएंगे। लेकिन जब मैं उठा तो फ्लाइट अटेंडेंट रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी, और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, सर हम 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। समस्या ये है कि मुझे उस फ्लाइट में बैठे हुए 2 महीने हो चुके थे। मैं लगभग 30 घंटों से उड़ान में हूँ और फ्लाइट अटेंडेंट्स रोना बंद ही नहीं कर रहे। 30 घंटे पहले मैं न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाने वाली एक लेट नाइट फ्लाइट में चढ़ा था। बोर्डिंग के बाद मैंने देखा कि पूरी की पूरी एक रो मेरे लिए खाली थी। टेक ऑफ बिना किसी परेशानी के हो गया और थोड़ी ही देर में मैं उस रो पर फैलकर सो गया। मैं कुछ घंटों तक सोया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन मेरी नींद जोरदार टर्ब्यूलेंस से खुली। ऐसा लगा जैसे केबिन की लाइट्स एक पल के लिए बंद हो गई थीं, लेकिन मैं इतना घबराया हुआ और उलझा हुआ था कि पक्का नहीं कह सकता। मैंने अपना फ़ोन चेक किया, समय 4:03 AM था। मैंने सोचा कि लैंड करने में अब बस करीब 1 घंटा बचा होगा, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैं हैरान रह गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुला समंदर था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच कहीं भी समंदर नहीं आता, तो फिर हम यहाँ कैसे हो सकते हैं? मैंने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाने के लिए बटन दबाया और अगले कुछ मिनट अपने दिमाग पर जोर डालता रहा कि कहीं कोई इतनी बड़ी झील हो सकती है क्या? तभी अचानक मेरी सीट की लाइट बंद हो गई। मैं चौंक कर ऊपर देखा। एक फ्लाइट अटेंडेंट खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी खिंची हुई मुस्कान थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ सर? उसने पूछा। उसकी हालत देखकर मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैंने खुद को संभाला और पूछा, हम कहाँ हैं? बाहर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं? उसने अपने गालों से आंसू पोंछे, लेकिन उसकी मुस्कान 1 सेकंड के लिए भी नहीं बदली। सर हम लगभग 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। उसका जवाब बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसका चेहरा कुछ गलत था। ओह ठीक है, धन्यवाद, मैंने कहा। वो मुड़ी और चली गई। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। 4:03 AM, समय वही था। मैंने भौएं से कोड़ ली। मैं कम से कम 5 मिनट तक कॉल बटन दबाकर बैठा था, फिर भी समय बदला नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपना लैपटॉप खोला। उसमें भी समय 4:03 AM ही दिख रहा था। अब मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत फ़ोन में स्टॉप वॉच चालू की। चलो देखते हैं, मैंने खुद से कहा। मैं बार बार फ़ोन और लैपटॉप की घड़ी देखता रहा। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन घड़ी नहीं बदली। अब भी 4:03 AM। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये मुमकिन नहीं है। स्टॉप वॉच 2 घंटे दिखा रही थी, लेकिन असली समय रुका हुआ था। मैंने आगे बैठी एक बुजुर्ग महिला के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ी और चिढ़कर बोली, क्या है? क्या आपको पता है कि हम कब लैंड करेंगे? मैंने पूछा। उसने कहा, फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा है लगभग 1 घंटे में। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हमने उससे 2 घंटे पहले बात की थी। वो मुझे घूरने लगी, ऐसे जैसे मैं पागल हूँ। मैं कुछ और बोलता उससे पहले किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झटके से मुड़ा। एक पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट मेरे पीछे खड़ा था। वो भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, धीरे धीरे मेरे कंधे पर। सर, उसने कहा, मैं आपसे कहूँगा कि आप शांत रहें, वरना मुझे कैप्टन को बुलाना पड़ेगा। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, और अपनी सीट पर बैठ गया। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर चला गया। समय बीतता रहा, या शायद नहीं। फ्लाइट अटेंडेंट्स हर कुछ घंटों में आते रहे, खाना देते रहे, मुस्कुराते रहे, रोते रहे। मेरी स्टॉपवॉच अब 30 घंटे से ज्यादा दिखा रही है, लेकिन घड़ी अब भी 4:03 AM है। मैंने पूरे प्लेन में घूमकर देखा, हर यात्री से पूछा, हर किसी का एक ही जवाब, हम 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। करीब 3 घंटे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में जाने की कोशिश की।
मैं पर्दे के पार पहुंच गया था, लेकिन 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुझे पकड़ लिया। उनकी पकड़ लोहे जैसी थी। सर, सीट बेल्ट साइन ऑन है कि ने कहा। कृपया अपनी सीट पर बैठें, हम 1 घंटे में लैंड करेंगे। मैं हार चुका था। तभी एक महिला मेरे पास से गुजरी, बिजनेस सूट में। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन उसने मेरी ट्रे पर एक कागज गिरा दिया। मैंने उसे खोला। उस पर लिखा था, क्या तुम भी फंसे हुए हो? मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत लिखा, हाँ, 30 घंटे हो चुके हैं। मैंने कागज वापस रख दिया। वो आई और उसे उठा लिया। अब 20 मिनट हो चुके हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन एक बात पक्की है, हम यहाँ अकेले नहीं हैं और शायद हम कभी लैंड नहीं करेंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ 20 मिनट का मतलब क्या है मुझे खुद नहीं पता। मैंने अपनी स्टॉपवॉच देखी, 30 घंटे 35 मिनट, लेकिन फोन की घड़ी अब भी 4:03। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और आसपास देखा। सभी यात्री बिल्कुल सामान्य बैठे थे। कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई सो रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे समय सच में आगे बढ़ रहा हो। लेकिन मैं जानता था कुछ बहुत गलत है। तभी वही महिला वापस आई। इस बार वो सीधे मेरी सीट के पास नहीं रुकी, वो आगे निकल गई। लेकिन चलते चलते उसने एक और कागज मेरी सीट के नीचे गिरा दिया। मैंने तुरंत झुककर उसे उठाया। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने उसे खोला। वो हमें देख रहे हैं। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने तुरंत इधर उधर देखा। फ्लाइट अटेंडेंट्स, 3 लोग आयल में खड़े थे। तीनों मुस्कुरा रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और तीनों सीधे मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने तुरंत नजरें हटा ली, सांस रोक ली, धीरे से कागज मोड़ा और अपनी जेब में डाल लिया। कुछ सेकंड बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट मेरे पास आया। वही पुरुष, वही अजीब मुस्कान, वही बहते आंसू। सर, उसने धीरे से कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो झुका, इतना पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में, और उसने फुसफुसाया, आपको अपनी सीट पर ही रहना चाहिए। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। वो सीधा हुआ और चला गया। मैंने तुरंत अपनी जेब से कागज निकाला। उसके पीछे कुछ और लिखा था, फर्स्ट क्लास में मत जाना। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और फर्स्ट क्लास के पर्दे की तरफ देखा। वो हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर कोई चल रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अजीब सी हलचल। तभी लाइट्स 1 सेकंड के लिए फिर से झपकी। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया और उस 1 सेकंड में मुझे कुछ दिखा। फर्स्ट क्लास के अंदर लोग खड़े थे, लेकिन वो बैठे हुए यात्रियों जैसे नहीं थे। उनके शरीर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे और उनके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। अगले ही पल लाइट वापस आ गई। सब कुछ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तेजी से सांस ली। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। 4:03। लेकिन इस बार उसके नीचे एक नई लाइन लिखी थी, लैंडिंग इन 1 आवर। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत सिर उठाया। सभी यात्री एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे, एक साथ, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। और फिर धीरे धीरे सब मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, ठीक वैसे ही जैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स। अब मुझे समझ आ गया था, ये फ्लाइट कहीं नहीं जा रही, हम कहीं फंस गए हैं और 1 घंटा कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं अब समझ चुका था, ये कोई सामान्य फ्लाइट नहीं है। यहाँ समय रुक चुका है और हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि बाकी सभी लोग इसे सामान्य मान रहे थे, या फिर उन्हें मजबूर किया जा रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी सीट बेल्ट खोली। दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मुझे सच जानना है तो मुझे फर्स्ट क्लास में जाना ही होगा।
मेरे दिमाग में वही नोट घूम रहा था, फर्स्ट क्लास में मत जाना। लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं धीरे धीरे आइल में खड़ा हुआ। इस बार कोई फ्लाइट अटेंडेंट मुझे रोकने नहीं आया। ये और भी ज्यादा डरावना था। मैं एक एक कदम आगे बढ़ता गया। पूरा कैबिन शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस सभी की नजरें मुझ पर थीं। मैं पर्दे के पास पहुंचा। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे पर्दा हटाया और अंदर देखा। मेरा दिल जैसे रुक गया। फर्स्ट क्लास खाली नहीं था, लेकिन वहां लोग भी नहीं थे। सीट्स पर जो बैठे थे वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर सिकुड़े हुए थे, जैसे बहुत समय से बैठे हों। उनकी त्वचा फीकी, आंखें गहरी और उनके चेहरे जमे हुए मुस्कान में फंसे हुए, जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थे। तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जम गया। धीरे धीरे सिर घुमाया। एक आदमी खड़ा था, पायलट की यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका चेहरा पूरा धुंधला था, जैसे कोई उसे देखने नहीं देना चाहता। ये फ्लाइट कभी लैंड नहीं करती, उसने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। क्यों? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। क्योंकि ये फ्लाइट उन लोगों के लिए है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। मेरी सांस रुक गई। जो लोग बीच रास्ते में खो गए, उसने आगे कहा, अब तुम भी उनमें से एक हो। मैं पीछे हटने लगा। नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं मुड़ा और भागने लगा, लेकिन केबिन बदल चुका था। सीट्स खाली थीं, सभी यात्री गायब थे। सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट्स खड़े थे, सभी एक लाइन में, मुस्कुराते हुए, रोते हुए। सर, उन्होंने एक साथ कहा, हम 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। मैं चिल्लाया, झूठ है। तभी पूरा प्लेन जोर से हिला, लाइट्स बंद, अंधेरा, और फिर एक तेज झटका। मैं गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली, सब कुछ शांत था। कोई फ्लाइट अटेंडेंट नहीं, कोई यात्री नहीं, सिर्फ मैं और खाली प्लेन। मैंने धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखा। अब भी सिर्फ समंदर, अनंत, बिना किसी अंत के। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। स्क्रीन जली। 4:03। लेकिन इस बार नीचे एक नई लाइन थी, वेलकम बैक। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, सर, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं धीरे धीरे मुड़ा और सब कुछ फिर से शुरू हो गया। वही फ्लाइट, वही लोग, वही मुस्कान, वही आंसू, और वही 1 घंटा जो कभी खत्म नहीं होगा। बिजनेस सूट वाली महिला के मेरे मैसेज वाला कागज उठाने के कुछ घंटों बाद वो वापस आयल से नीचे आई और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। वो थोड़ा झुक कर बैठी थी, जैसे खुद को नीचे रखने की कोशिश कर रही हो। तो तुम भी फंसे हुए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने भी अपनी आवाज धीमी रखी। हाँ, वैसे मेरा नाम जैक है। मैं कहता कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो हल्का सा सिर हिलाकर बोली, मैं मैरी हूँ। तुम गलत हो। तुम्हारा मैसेज मिलना पिछले 1.5 दिन में सबसे अच्छी चीज़ थी। मैं पिछले 1.5 दिन से सोच रही थी कि मैं यहाँ अकेली हूँ। वो एक पल के लिए रुकी और आयल की तरफ देखने लगी, फिर और भी धीमी आवाज में बोली, तो जैक, तुम्हारे पास कोई थ्योरी है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? मैंने एक पल के लिए सोचा कि झूठ बोल दूं, लेकिन फिर सच बताना बेहतर लगा। मुझे लगता है हम मर चुके हैं। मैरी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, अगर सिर्फ मैं या सिर्फ तुम होते तो शायद, लेकिन अगर ये कोई अजीब सा नर्क की ट्रेन होता तो हम दोनों में से सिर्फ हम ही क्यों समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? पता नहीं, मैंने कहा। मैरी ने अपना फोन निकाला और मुझे दे दिया। उसके फोन में एक आर्टिकल खुला था, फ्लाइट MH370 के बारे में, वही एयरलाइन जो 2014 में गायब हो गई थी। मैंने ध्यान से पूरा आर्टिकल पढ़ा। उसमें दर्जनों थ्योरीज थीं कि आखिर उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया, कुछ ने आत्महत्या की बात कही और कुछ ने एलियंस तक का जिक्र किया। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, मैंने फोन उसे वापस देते हुए कहा। मैरी बोली,
ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो पता चलता है कि ऐसा पहले भी हो सकता होगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों है कि बाकी कोई भी ये सब नहीं देख पा रहा? हम दोनों ने इस पर काफी देर तक बात की और एक चीज समझ आई, हम दोनों में एक चीज कॉमन थी। हम दोनों 4:03 AM पर गहरी नींद में थे। मैरी बोली, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ हम दोनों ही उस समय सो रहे थे। मैंने कहा, शायद बाकी लोग बस झपकी ले रहे थे। मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं तो गहरी नींद में था। तभी अचानक केबिन की लाइट्स बंद हो गईं। फर्श में लगी करीब दर्जन भर लाल इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं और पूरा केबिन लाल रोशनी में डूब गया। इंटरकॉम से आवाज आई, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी सीटों पर वापस आ जाएं। सीट बेल्ट साइन ऑन है और हमें टर्बुलेंस का सामना करना पड़ सकता है। हम लगभग 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। मैरी एकदम से जम गई। क्या मुझे वापस जाना चाहिए? उसने पूछा। मैंने कहा, शायद उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हें पहले से पता हो और वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हों। मैरी ने सिर हिलाया। हमें साथ रहना चाहिए, यही सही रहेगा। तभी इंटरकॉम फिर से चालू हुआ। महिलाओं और सज्जनों, हमें ये बताते हुए खुशी है कि कैप्टन आ चुके हैं। आप सभी को उनसे बात करने का मौका मिलेगा। कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें जब तक वो आपको बुलाएं। अगर आपको किसी सहायता की जरूरत हो तो चिंता न करें, फ्लाइट अटेंडेंट्स खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे। हम दोनों चुप हो गए। आगे की तरफ से कुछ यात्रियों के खड़े होने की आवाजें आ रही थीं। हम पर्दे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन? मैंने फुसफुसाकर पूछा। मैरी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी पायलट की तरह नहीं लग रहे थे, है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। तभी एक बहुत तेज और सड़ी हुई बदबू हमारी तरफ आई। इतनी तेज कि मुझे उल्टी आने जैसी फीलिंग होने लगी। वो बदबू बिल्कुल सड़े हुए अंडों जैसी थी, सबसे खराब गंध जो मैंने कभी सूंघी थी। लेकिन हमारे सामने बैठी बूढ़ी औरत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो आराम से अपनी सीट के पीछे लगी स्क्रीन पर मूवी देखती रही। मैंने तुरंत मैरी से कहा, खांसना मत। हम दोनों ने कुछ सेकंड तक खुद को रोका, लेकिन फिर हमसे रहा नहीं गया। हम जोर जोर से खांसने लगे और उसी पल पर्दा खुल गया। मैं और मैरी दोनों जम गए। हमने सामने देखा, पूरा केबिन लाल रोशनी में नहाया हुआ था। 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स पर्दे के उस पार से अंदर आए। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही चौड़ी खिंची हुई मुस्कान थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो काले थे, या शायद खून। रोशनी में ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो खून जैसा लग रहा था। लेकिन मेरी नजर उन पर नहीं रुकी। मैंने उनके पीछे देखा। कॉकपिट के दरवाजे के पास एक आकृति खड़ी थी, पूरी तरह काली, एक साया, कम से कम 8 फीट लंबा, और वो सीधे हमारी तरफ उंगली से इशारा कर रहा था। उसने हमें बुलाया था। बाथरूम, मैंने जोर से चिल्लाया। हम दोनों पीछे की तरफ भागे। फ्लाइट अटेंडेंट्स हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। उनके गालों से खून टपक रहा था और कारपेट पर गिर रहा था। उनमें से एक ने कहा, कैप्टन आ चुके हैं। उसकी आवाज बिल्कुल कस्टमर सर्विस जैसी शांत थी, लेकिन उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई थी। हम दोनों बाथरूम तक पहुंचे और अलग अलग अंदर घुस गए। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया और अपने पैरों से उसे जोर से पकड़ लिया। बाहर से वो दरवाजा पीटने लगे, हैंडल खींचने लगे। माफ कीजिए, लेकिन आप दोनों को कैप्टन से मिलना ही होगा, एक अटेंडेंट ने कहा। तभी मैरी चिल्लाई, जैक, जैक, मेरी मदद करो। और फिर एक तेज आवाज आई, जैसे धातु टूट रही हो। उसके बाथरूम से संघर्ष की आवाजें आने लगी और धीरे धीरे वो आवाजें आगे की तरफ जाने लगी, उसी काली आकृति की तरफ। मैं चाहता हूं कि मैं कह सकूं कि मैं बाहर गया, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मैंने कुछ किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसे ले जाया गया और कुछ ही सेकंड बाद उसकी चीखें बंद हो गईं। अब कुछ घंटे हो चुके हैं। मैं अभी भी इसी बाथरूम में बंद हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये ना सोचूं कि उन्होंने उसके साथ क्या किया होगा। वो चीज़ जो प्लेन के आगे खड़ी थी, वो इंसान नहीं थी। मैं बस उम्मीद करता हूं कि उसने उसे मारा नहीं होगा। उसकी वो चीखें मैं सह नहीं पाऊंगा। कई घंटों से बाहर कोई हलचल नहीं हुई है, लेकिन मुझे दरवाज़ा खोलने में डर लग रहा है। मैं सीट के चार्जिंग पॉइंट से दूर हूँ। मेरा फ़ोन लगभग बंद होने वाला है और मैंने बहुत देर से कुछ खाया भी नहीं है। अगर मैं बाहर गया तो क्या फ्लाइट अटेंडेंट्स को याद रहेगा, या क्या वो चीज़ अब भी किसी का इंतज़ार कर रही है?
मेरे पास फैसला लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं यहीं अपडेट करूँगा। करीब 1 और दर्जन घंटे बाद मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। कैबिन की लाइट्स फिर से सामान्य हो चुकी थीं और मुझे अब सल्फर की कोई गंध नहीं आ रही थी। मैं सावधानी से अपनी सीट की ओर वापस बढ़ा और लगभग रो पड़ा जब मुस्कुराती और रोती हुई फ्लाइट अटेंडेंट मेरे पास आई और मुझे खाना ऑफर किया। वो घटिया एयरलाइन खाना मेरे लिए अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना बन गया था। जब मैंने खाना खत्म किया, मेरा ध्यान तुरंत मैरी की तरफ गया। उसके साथ क्या हुआ था? मैं धीरे धीरे गलियारे में फर्स्ट क्लास की ओर बढ़ा, कोशिश कर रहा था कि किसी की नज़र में ना आऊं। हैरानी की बात थी कि कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट आसपास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अनदेखा कर रहे हों, जैसे वो चाहते हों कि मैं उसे ढूंढ लूं। वो अपनी पूरी पंक्ति में अकेली बैठी थी और खिड़की वाली सीट पर अपने फ़ोन को देख रही थी। मैं उसके पास जाकर गलियारे वाली सीट पर बैठ गया और उसका हाथ हिलाया। मैरी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपने हेडफोन निकाले और मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखा। हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैंने पूछा। उस चीज़ ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ क्या किया? माफ़ करना, मुझे याद दिलाओ कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। क्या मतलब? हम अभी... तभी मुझे अंदर से डर का एहसास हुआ। उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं था। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। मैरी, तुम इस फ्लाइट में कितने समय से हो? उसने अपनी घड़ी देखी और कहा, अभी 4:03 है, तो कुछ घंटों से ही। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ। अरे इतना चिंता मत करो, अच्छा सोचो, हम लगभग 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। अचानक किसी ने मेरी बाँह कसकर पकड़ ली। मैंने ऊपर देखा, 2 फ्लाइट अटेंडेंट थे। सर, ये एरिया सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए है। अब वो सिर्फ रो रहे थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझे वापस मेरी सीट पर ले जाकर बैठा दिया और वहीं मैंने अगले कई दिन बिताए। अटेंडेंट आते रहे, खाना देते रहे, मैं बाथरूम जाता रहा और धीरे धीरे मैं इस एक जैसी जिंदगी से पागल होता गया। शुरुआत में इतना बुरा नहीं था, इंटरनेट था, फिल्में थीं, समय कट जाता था। लेकिन करीब 10 दिन बाद इंटरनेट भी बंद हो गया और वहीं से असली नरक शुरू हुआ। लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने अपना आपा खो बैठा। मैं चिल्लाने लगा, कोई है? फ्लाइट अटेंडेंट! कई मिनट बाद एक आई। बस मुझे कैप्टन से मिलने दो, मैंने कहा। वो झुकी और उसी कस्टमर सर्विस वाली आवाज़ में बोली, माफ़ कीजिए सर, कैप्टन ने आपके बारे में फैसला कर लिया है। आपने उनका कॉल नहीं उठाया, इसलिए आपको इंतज़ार करना होगा। कितना लंबा? काफ़ी लंबा, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम लगभग 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। वो चली गई और मैं वहीं रह गया, फंसा हुआ। मैंने सीट के पीछे निशान बनाने शुरू किए। हर बार बाथरूम जाने पर एक निशान, हर खाने पर एक निशान, हर फिल्म पर एक निशान। ये नर्क था। मैंने हर फिल्म बार बार देखी। अगर मैं ज़रा भी ज़्यादा हरकत करता, मुझे वापस सीट पर बैठा दिया जाता। किसी से बात करने की कोशिश करता तो लोग मुझे ऐसे देखते जैसे मैं अजनबी हूँ, जैसे मैं इस फ्लाइट में था ही नहीं। लगभग 30वें दिन मैं टूट गया। मैंने अपना फ़ोन और लैपटॉप तोड़ दिया, चिल्लाते हुए, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 महीने बाद मेरे शरीर से बदबू आने लगी थी, मेरे पैर अकड़ चुके थे और तब मैंने फैसला किया, अब मरना ही एकमात्र रास्ता है। मैं खड़ा हुआ और इमरजेंसी एग्जिट की ओर बढ़ा। मुझे पता था ये खुलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खुल गया, आसानी से। कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, बस एक काला अंधेरा जो मुझे बुला रहा था। मैं कूद गया। हवा मेरे चेहरे पर लगी। महीनों बाद कुछ नया महसूस हुआ। नीचे समुद्र था, तेजी से करीब आता हुआ, और तभी मुझे एहसास हुआ मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, और अचानक मैं अपनी सीट पर था। मैंने सामने वाली सीट पर मुक्का मार दिया था। नहीं नहीं नहीं! एक फ्लाइट अटेंडेंट दौड़ कर आई। सर, आप ठीक हैं? मैंने उसे देखा। वो ना मुस्कुरा रही थी, ना रो रही थी। वो मुझसे डरी हुई थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला,
4:04। सर, हम लगभग 1 घंटे में लैंड करने वाले हैं। मैं चुप हो गया। 4:05। मैंने बाहर देखा, शहर की लाइट्स। मैं रो पड़ा। हम सच में लैंड कर गए और अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आज़ाद, जिंदा। लेकिन एक बात तय है, मैं फिर कभी उड़ान नहीं भरूंगा।